हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए, कैसा लगा आप लोगों को मेरा केमिस्ट्री क्लास सॉल्यूशन का? आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आज हम लोग जानने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ठीक है, चलो। मोल प्रभाज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज होता क्या है? तो किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोले हम? हमने कहा किसी, है ना, विलयन के, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ये बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या। अब विलयन है, तो विलयन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें विलय है और क्या है? विलायक है ना? विलय है और क्या है? विलायक। विलय है बी है, विलायक है ए है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी विलयन में किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज करते हैं। और मोल प्रभाज को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो किसका हम निकालेंगे? तो किसी घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो किसी घटक का मोल प्रभाज कहने का मतलब विलयन का, अगर विलयन में उपस्थित विलय और विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, क्योंकि विलयन में दो घटक है, विलय और विलायक। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या फिर विलायक के मोलों की संख्या का, है ना, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को, है ना, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं या फिर विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम विलय का मोल प्रभाज निकाले तो क्या निकलेगा बताइए? विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन की मोलों की संख्या। तो चलिए, विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, मतलब क्या? एक्स बी निकाल रहे हैं। तो विलय के मोलों की संख्या का मतलब क्या हो गया? एन बी हो गया, बटे विलयन के मोलों की संख्या का क्या मतलब हो गया कि विलायक और विलय दोनों को मिला करके विलयन बनता है, उसके कुल मोलों की संख्या निकल गया विलय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार आप अगर विलय का निकाले हैं तो विलायक का भी निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या निकलेगा बताइए? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है ना? विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो विलायक का मोल प्रभाज हो गया आपका क्या? एक्स ए हो गया, एक्स ए हो गया। और विलायक के मोलों की संख्या का क्या मतलब हो गया? एन ए हो गया। और विलयन के मोलों की संख्या का मतलब क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो किसका मोल प्रभाज? विलायक का मोल प्रभाज। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज ये हो गया। दूसरी बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये आप जो बता रहे हैं ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होगा, ये द्विंगी विलयन के लिए है ना, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात करें, है ना, ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात करें त्रिंगी विलयन के लिए बात करें अगर, तो क्या होगा? उसमें तीन घटक होंगे, ए बी सी, तब जाकर के विलयन बनेगा। तीन घटक होंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो
एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी प्रकार से अगर हम एक्स बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर हम एक्स सी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बात समझ में आया? अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, विलय और विलायक दोनों के कुल मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है, याद रखिएगा। कहने का मतलब विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज दोनों का जो मोल प्रभाज होता है ना, वो क्या होता है, एक के बराबर हो सकता है, बराबर होता है, ना एक से कम होता है ना एक से अधिक होता है, एक के बराबर होता है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम LHS मान लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो गया। एक्स ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी हो गया, प्लस एन बी, एक्स बी की जगह क्या लिखेंगे, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी हो गया। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बताइए, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा है, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये दोनों कट गया और कितना हो गया, एक हो गया। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा आज हम लोगों ने सीखा मोल प्रभाज निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद एक और टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता के बाद कहानी खत्म। देखिए उसके बाद फिर आज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, मोल नॉर्मलता क्या बताएं, नॉर्मलता। मोल प्रभाज हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता, नॉर्मालिटी, इसको कहते हैं नॉर्मलता। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम विलय के ग्राम तुल्यांकी भार को, विलय के ग्राम तुल्यांकी भार को, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भार को, है ना, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भार को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे बड़ी एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए, यहां कह रहा है नॉर्मलता क्या है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति मतलब बटे, 1 लीटर का विलियन है तो विलियन का आयतन कितना हो गया, विलियन का आयतन हो गया 1 लीटर, मतलब विलियन का आयतन हो गया लीटर में, लीटर में। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, तो क्या हो गया, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार को हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। बात समझ में आया? अब यहां पर जो शब्द है तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, ये क्या होता है समझिए। आपको हमने पढ़ाया है मोल, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, तो यहाँ ग्राम है और फिर क्या है, तुल्यांकी भार है, ग्राम है और फिर क्या है, तुल्यांकी भार है, ग्राम है और फिर क्या है, तुल्यांकी भार है। तो सबसे पहले आप समझिए तुल्यांकी भार क्या है। तुल्यांकी भार है पदार्थ का द्रव्यमान बटे वैलेंसी, पदार्थ का द्रव्यमान बटे संयोजकता, पदार्थ का है ना अनुभार, द्रव्यमान या अनुभार आप कह सकते, पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का अनुभार बटे होता है वैलेंसी, किसका फॉर्मूला, तुल्यांक भार का होता है, इक्वावेलेंट मास का। अगर आप इक्वावेलेंट मास की बात करें, इक्वावेलेंट मास है ना, तुल्यांकी भार को हम ई से सूचित करते हैं, तो तुल्यांक भार बराबर होता है पदार्थ का अनुभार बटे वैलेंसी संयोजकता, तो ई बराबर हो गया एम बटे वैलेंसी। लेकिन अगर कह दिया ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांकी भार कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राम बटे
तुल्यांकी भार हो गया। तो ग्राम बटे तुल्यांकी भार, तो ग्राम का मतलब हो गया पदार्थ का भार W, और तुल्यांकी भार का मतलब क्या हो गया, E हो गया। तो ग्राम तुल्यांकी भार हो गया W बटे E। बात समझ में आया? ग्राम तुल्यांकी भार का क्या मतलब हुआ, पदार्थ का भार बटे समय। और तुल्यांकी भार किसको कहते हैं, पदार्थ का अनुभार, ग्राम तुल्यांकी भार हो गया पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार किसको कहेंगे, तो पदार्थ का अनुभार बटे वैलेंस, इसमें व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इन्हीं चीज को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर n हो गया नॉर्मलता, और विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, तो विलय का मतलब क्या हो गया, ईबी हो गया आपका क्या, ईबी हो गया ग्राम तुल्यांकी भार, और बटे विलियन का आयतन लीटर में, भी हो गया, इन किस में हो गया, लीटर में हो गया। अब नॉर्मलता बराबर ईबी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, W बटे ई लिखिएगा, ई के जगह पर क्या लिखिएगा, W बटे ई लिखिएगा, ईबी के जगह क्या लिखिएगा, ईबी क्या है आपका, सॉरी ग्राम तुल्यांकी भार है ना, एक मिनट, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार है, तो विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार की जगह पे हमें लिखना है W बटे ई, तो यहां पर मैं लिखूंगा W बटे ई लिखूंगा, ठीक है। और चूंकि विलय का ग्राम तुल्यांकी भार है, तो विलय का ग्राम तुल्यांकी भार है, तो हम लिखेंगे WB बटे EB, WB बटे EB, ठीक है। और बटे क्या हो गया, आयतन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये WB हो गया बटे EB क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो गया V, और ये लीटर में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसमें किससे गुना कर दिए, 1000 से गुना कर दिए। तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, यहाँ प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, और मोलरता में क्या है कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से तुल्यांक भार निकाला जाता है, किस प्रकार से तत्वों का तुल्यांकी भार निकाला जाता है, लवण का, क्षार का, अम्ल का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।